अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आसमा इकबाल, मेरे साथ है मोना आलम। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मोना, मैं चाहूंगी आपकी इजाज़त से पहले मैं बता दूं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद कितनी हो चुकी है। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि ये तादाद जो है दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा होने वाले लोगों की अब 45 लाख तक पहुँच चुकी है। और इसमें ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 3 लाख हलाकतें इस वक्त दुनिया भर में इसकी वजह से हो चुकी हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि 16,87,000 अफराद ऐसे बताए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो मुतासर हुए थे कोविड-19 से, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो सबसे आगे है हलाकतों के अंदर भी और मुतासरीन के अंदर भी, जहाँ सबसे ज़्यादा मुतासरा लोग इस वक्त पाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 1729 मजीद अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। और हम देख रहे हैं कि रूस में भी अब तादाद बढ़ने लगी है और 10,000 से ज़्यादा नए मुतासरीन की यहाँ पर भी शनाख्त हुई है। अगर हम बात करें कुछ पाकिस्तान के हवाले से तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ केसेस की तादाद जो है वो 35,788 हो गई है और वायरस से मुतासरा 9,700 अफराद पाकिस्तान के अंदर सेहतमंद हो चुके हैं। लेकिन 770 अब उन लोगों की तादाद हो गई है जो इसकी वजह से अपनी जान से गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की हम बात कर रहे हैं। जी मोना जी, बड़ा वैल्यूबल डेटा हमेशा की तरह आसमा जो बताती हैं कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मिलता है बातों का और पाकिस्तानी सेंस में भी। लेकिन नाजरीन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अब जो वार्निंग आई है मुझे लगता है वो तमाम के लिए एक बहुत अलार्मिंग साइन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि HIV की तरह खुदा ना खास्ता अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी कोई वैक्सीन ये भी मुमकिन है कि ना मिल पाए और कोरोना माइट बी जस्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये अगर एक बात है तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए हमें अब इसमें अडेप्ट अपने आप को करना होगा, अडेप्टिव होना होगा। और मोर और लेस नाजरीन, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो एक आर्ग्यूमेंट था जिसके ऊपर हम भी गुज़िश्ता रोज़ बात करते रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए और अपने मेहमानों के जरिए, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस वगैरह के जरिए, वो ये आर्ग्यूमेंट था कि एक प्रो लॉकडाउन आर्ग्यूमेंट है, एक अगेंस्ट या एंटी लॉकडाउन आर्ग्यूमेंट है। तो अब तो मुझे लगता है ये बात भी गालिबन इस खबर के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आज प्रेस टॉक की है उसके बाद गालिबन ये आर्ग्यूमेंट भी सब साइड हो जाता है, क्योंकि मे बी दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इसका वाहिद हल होगा, या जो इससे पहले एक हम आर्ग्यूमेंट देते थे कि जब तक जो केसेस का कर्व है जब तक वो फ्लैट नहीं होता तब तक आप लॉकडाउन लिफ्ट ना करें। तो अब क्या है, नाउ दैट इज द बिगर क्वेश्चन। इसके ऊपर हम तमाम अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर अताउर रहमान साहब। आप मायानाज साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल दानिश्वर, और इन तमाम उमूर पे इवन गवर्नमेंट को भी अपनी जो माहिराना आरा है उससे आप बताते हैं और उनको गाइड करते हैं इन तमाम मामलात पर। तो बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर नासिर साहब नाजरीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के, और आपसे भी जो एक बिजनेस सेंस में जो एक आर्ग्यूमेंट है कि जो एक तमाम रोजगार है या जो जिंदगी का पहिया है, मईशत का पहिया है, वो बंद नहीं होना चाहिए। और कब तक आया एक लॉकडाउन की सिचुएशन में रहते हुए हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट के बारे में भी रेलिवेंटली आपसे जानेंगे मजहर साहब। बट येस, गिवन द फैक्ट ऑल्सो के SOPs को शदीद तरह से वायलेट किया गया है, ग्रॉस वायलेशन हमें SOPs की गुज़िश्ता रोज में नजर आई है, गुज़िश्ता दिनों में। तो वेलकम ऑन बोर्ड मजहर साहब, आपसे वील रेलिवेंटली लर्न अबाउट ऑल दिस। और रहमान अजहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और वेलकम ऑन बोर्ड। रहमान साहब आप हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, और ये भी खुशाइंद बात है कि फाइनली आप अमेरिका से वापस आ पाए हैं, पाकिस्तान वापस। आप वहाँ पर जैसे स्ट्रैंडेड थे, तो ग्लैड टू हैव यू बैक। आपसे भी इसके हवाले से भी और दीगर पर्सपेक्टिव्स पर भी बात करेंगे। एक दफ़ा फिर वेलकम। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज करते हुए फरमाइएगा सर, ये तो अब WHO ने जो आज वार्निंग दी है उसको आप किस पस मंजर में देखते हैं? अब पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए, इज नाउ द टाइम टू अडेप्ट टू कोविड-19 सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे से पूछा है ना सवाल ये? जी जी सर। जी, बात यह है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है और अपनी शक्ल बदल रहा है, और हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ये वायरस तब्दील हो रहा है। और कुछ तब्दीलियां जो हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल होती हैं, यानी कि अहम होती हैं उसके बिहेवियर के ऊपर, और कुछ इनकॉन्सिक्वेंशियल होती हैं।
तो इस वजह से जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि वो उस पूरे जो स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं उनको कवर करे। तो 100 कंपनीज इस वक्त वैक्सीन बनाने में इस वक्त कोशिश कर रही हैं, जिसमें से गालिबन सबसे आगे एस्ट्राजेनेका है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर है इनका, और वो कह रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक वो कुछ मिलियन डोजेज इसके तैयार हो जाएंगे और फिर 1 अरब डोजेस के करीब वो दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो देखना होगा कि किस हद तक वो वैक्सीन कामयाब रहती है, क्योंकि जितनी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि सब कामयाब रहें। ये जो WHO की बात की कि ये एंडेमिक हो चुका है, ये बिल्कुल सही लगता है कि ये वायरस जो है ये उसी तरह का इट इज़ हियर टू स्टे विद अस, हमारे साथ अब रहेगा। ये एक ख़ास मिकदार में लोगों को इन्फेक्ट करता रहेगा, जैसे कि फ्लू का वायरस है, जैसे कि HIV का वायरस है, जैसे ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं और उनके खिलाफ कोई मुकम्मल वैक्सीन अभी तक नहीं हुई, इसी वजह से कि वो शक्ल अपनी बदल लेते हैं। तो ये वायरस भी इस वजह से हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो ये जो है हमें किसी तरह अरसा गुजारना पड़ेगा, दिसंबर तक, मार्च तक, अगले साल तक, जो भी हम कर सकते हैं इससे। और जब वैक्सीन मुहैया हो जाएगी तो फिर इसकी शिद्दत को हम कंट्रोल कर सकेंगे, उससे लोग फिर नॉर्मली वैक्सीनेशन ले लिया करेंगे और उन पर फिर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, या असर होगा तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी। तो ये एक फेज से हमें गुजरना होगा। उसके लिए एक रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग का है, जो कि करें, जो कि पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि लोग परवाह नहीं कर रहे। या दूसरा रास्ता ये है कि कोई एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो मौजूदा अद्वियात हैं, और उसके भी मेरी निगरानी में, क्योंकि पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है उसका मैं चेयरमैन हूं, तो एक प्रोटेक्ट के प्रोग्राम से 16 इदारे मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं कुछ ड्रग्स पे, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में कुछ रिजल्ट्स आ जाएं ताकि हम एग्जिस्टिंग ड्रग्स में से कुछ इस्तेमाल कर सकें इसके खिलाफ। ठीक है। अच्छा मज़े साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी जैसा कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब फरमा रहे थे, जैसा कि WHO की जानिब से कहा गया है कि अब हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। पाकिस्तान में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगी जो सूरत हाल हमारे बाजारों में है, हमारी मार्केट्स के अंदर है, हम तो कुछ महीने के लिए इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। अभी जो सूरत हाल है, कुछ महीने, चंद दिन जब मार्केट्स बंद रही हैं, उसके बाद आप देखिए कि लोग किस तरह से बाहर निकले हैं, किसी भी तौर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अब जब WHO की जानिब से कितनी बड़ी बात कह दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की मुश्किलात अब हमारी जो ताजिर बरादरी है, या ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो हमारा कारोबारी तबका है या हमारा बिजनेस है, हमारी मईशत है, उसको किस किस्म के अब खतरात जो हैं वो लाहिक हो जाएंगे अगर फौरी तौर पर, जैसा कि जाहिर है कि इसका कोई तरीका इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हो पा रहा है और हमें इसके साथ मजीद सालों गुजारना पड़ता है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अता साहब जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बिल्कुल तायीद करता हूँ। दैट ही इज करेक्ट कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है और ये वो वायरस है जो शायद कुछ महीने या साल तक रहेगा। सो वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। जो सबसे है वो ये है कि सबसे पहले जैसे कि हम कहते हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली दे इट शुड बी फिजिकल। हमने अपने मैसेज को हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीज हमने अपनी आवाम को बतानी है वो ये है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग किस तरह कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह कर, क्योंकि अगर आपने देखा है कि हाल ही में मार्केट्स खुली है तो उनका हुजूम बाहर आ गया और मैं सिर्फ परेशान हूं कि अगले दौर के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे इस मार्केट के खुलने से। अगर आप जर्मनी देखें तो उन्होंने अपनी जो बिल्कुल उन्होंने उसको जिस तरीके से लेके चले थे और वहां पे जो है वो उसमें राइज वापस आ गया है। तो मैं समझता हूँ इसका तो रहेगा पाकिस्तान को, उसकी रिटेल को, उसकी इंडस्ट्री को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि इस 1 साल और इस 1 साल के बाद हम कहाँ जाए। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि IT इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन जो है इस मुल्क में रैपिडली अब इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि पहले लोगों में विल नहीं थी, लेकिन आज ये मजबूरी है और हम इसका फायदा उठाना चाहिए। जिस तरह की स्टेट बैंक 6 महीने से पीछे लगा हुआ था डिजिटलाइजेशन में भी हमें लेके जाना पड़ेगा। स्पेस इंडस्ट्री आपकी जो तकरीबन 50, अगर आप एविएशन और होटल इंडस्ट्री को उसके साथ टूरिज्म के ऐड कर, तो ये इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल नेगेटिव के अंदर है, आप जानते हैं। तो इसको रिवाइव के लिए भी आपको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे और वो शॉर्ट
जब तक आप फिजिकल डिस्टेंसिंग की इंफॉर्मेशन लोगों में ग्रास रूट लेवल पे पाया जाए कि वो किस तरह अपना आप बचाएगा, उस वक्त तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। राइट जी। अच्छा मजहर साहब, ये आपने जो बात की, अगले राउंड में आपसे आई थिंक हम तमाम इस पे कीन होंगे लर्न करने के लिए और आपसे जानने के लिए कि अगर एसओपी की वायलेशन होती है, ठीक है हम बिल्कुल समझते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर है, हमें इसके साथ अनफॉर्चुनेटली रहना पड़ेगा अगले आने वाले महीनों में या गालिबन साल भी, लेकिन बात यह है कि अगर वायलेशन होती है तो उस सूरत क्या, एक्शन क्या, और जो आप जैसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे इन लोगों के खिलाफ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो ये अगले राउंड में बताइएगा। लेकिन रहमान साहब आप बताएं कि क्योंकि आपका तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जब आप यूएस में थे उसके बाद अब चले थैंकफुली आप वापस आए हैं पाकिस्तान, कैसे केटर किया जा रहा है जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज हैं, और क्या रफली स्पीकिंग उनकी तादाद है जो वापस आना चाह रहे हैं, और वापस आने के लिए वैसे प्रोविजंस क्या है? पहले तो इसी से शुरू कर लीजिए। देखिए मुन्ना, बहुत शुक्रिया। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि वापस जो है वो पाकिस्तान आना हुआ है। इसके लिए तकरीबन को 50 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तानी तो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर जो है मौजूद है। अमेरिका के अंदर सूरत हाल ये थी कि बहुत बड़ी तादाद वहां पर पाकिस्तानियों की है, और वहां पर कोई सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, एक बहुत बड़ा नंबर है। और अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तानी मौजूद हैं, और वो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अमेरिका में मुश्किल में थे, या जो है वो उनके रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान में मुश्किल में थे। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा थी, लोग ट्रैवल करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर मसला ये था कि जो कमर्शियल एयरलाइंस थी उनको पाकिस्तान आने की उस तरह से इजाजत नहीं थी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो चार्टर्ड फ्लाइट है उसको अमेरिका आने की जो है वो उस वक्त तक उनकी जो मोडालिटी थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। लेकिन बहरहाल 50 दिनों बाद जो है वो आना हुआ। दो चीजें हैं बहुत अच्छी, जो वहां पर जिस तरह से कोऑर्डिनेट किया गया, टिकटिंग का निजाम था एम्बेसी की तरफ से, और एम्बेसी का स्टाफ जिस तरह से उसको फैसिलिटेट कर रहा था, मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा था। फिर पीआईए ने जिस तरह से परवाज चलाई थी, क्योंकि एक डायरेक्ट फ्लाइट थी, और जो प्रोटोकॉल दौरान परवाज इंश्योर किए गए थे वो भी बहुत अच्छे थे। एयरपोर्ट्स पर भी बड़ा अच्छा इंतजाम था। सिर्फ जो यहाँ पर होटल क्वारंटीन का जो सिस्टम है वहां पर कुछ मुसाफिरों को जो है वो शिकायत थी ओवर चार्जिंग की और कुछ दीगर शिकायत थी, बट ओवरऑल जिस तरह से लाया जा रहा है मेरा ख्याल है वो सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी को वापस लाने का जो है वो खासा बेहतर है। देखिए जो अमेरिका के अंदर हालात थे, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि अमेरिका जो है वो बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो माना जाता है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है कोरोना की कि वहां पर जो है वो जितने पाकिस्तान में मसाइल हैं कमोबेश उसी तरह के मसाइल जो है वो अमेरिका का भी उनको सामना करना पड़ा है। अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ आरा जो है वो पाई जाती रही हैं। उनकी पॉलिसी के हवाले से जो उनके लॉकडाउन पर एतराजात थे, पहले ये बात होती रही कि अगर सियाटल को लॉकडाउन कर दिया जाता तो ये शायद बीमारी जो है वो इतनी वबा इतनी ना फैलती। फिर न्यूयॉर्क के अंदर जो है ये भी कहा गया कि न्यूयॉर्क को लॉकडाउन करने में भी जो है वो बहुत देर की गई। तो लॉकडाउन के हवाले से वहां पर भी डिबेट चलती रही। जो इकोनॉमी के हवाले से डिबेट है वो भी वहां पर चल रही है। स्टेट्स जो है वो एक और तरह से इस सारे इशू को अप्रोच कर रही हैं, जबकि जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक और तरह से इस इशू को जो है वो अप्रोच कर रही है। उनकी कमोबेश वही अप्रोच है जो यहाँ पर वफाकी हुकूमत की है कि वो खोलना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर्स के साथ भी उनके यही इश्यूज है। तो ये तमाम के तमाम इश्यूज जो है वो वहां पर भी हैं। तो मेरी नजर में अमेरिका को कोई इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस के लिहाज से अमेरिका जो है वो सबसे पहले नंबर पर है। पाकिस्तान को जो है वो अपने हालात के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटेजी देखना होगी, लेकिन जो डिबेट्स हमारे यहाँ हैं कमोबेश यही डिबेट्स है वो अमेरिका के अंदर भी हैं। और मेरा ख्याल है ये तमाम मुल्कों के लिए एक ऐसी सूरत हाल है जिसके साथ वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इस पर अपनी स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली जो है वो तय कर रहे हैं। ठीक है रहमान, आप हमें बता रहे थे कि अमेरिका में किस तरह से मामलात जो हैं देखे जा रहे हैं और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जिस कदर वसाइल हैं उसमें रहते हुए क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर भी, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे रहमान। अभी मैं डॉक्टर अताउर रहमान की जानिब आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि WHO ने भी कहा, आपने भी बताया कि अभी बहुत वक्त लगेगा अगर इसकी वैक्सीन आ भी जाती है उस वैक्सीन को लगाने में और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है इस बात को जांचने में। लेकिन ये कहिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े दिनों से एक बात की जा रही है, और अभी मैं देख रही थी परसों भी
खबर आ रही थी कि एक जो पेशेंट था कोरोना का, उसको प्लाज्मा लगाया गया एक सेहतयाब होने वाले शख्स का, और इस तरह से ये जो है ये भी रिकवर कर गया ये शख्स और ये भी सेहतयाब हो गया। तो क्या ये तरीका इलाज कुछ हमें हौसला दे सकता है इस इतनी बड़ी खबर के बाद कि अब हमें इसी के साथ जीना है? तो हम ये समझें कि जी खुदा ना खास्ता अगर हम में से कोई भी इसका शिकार होता है तो कोई मसला नहीं है, अब प्लाज्मा लगेगा सेहतयाब होने वाले शख्स का और हम भी सेहतयाब हो जाएंगे, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं हमें बहुत मोहतात रहना है क्योंकि अभी भी इसका सिर्फ ये प्लाज्मा जो है इससे तरीका इलाज जो है ये मुमकिन नहीं है? जी, बात यह है कि मोहतात तो आपको हर हाल में रहना है, वरना ये बहुत तेजी से फैलेगा। तो उसका तो ये तो हम नहीं कह सकते कि प्लाज्मा लगेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो टर्मिनल पेशेंट्स हो जाते हैं, जो मौत के करीब हो जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो उस स्टेज पे जाकर वेंटिलेटर अक्सर नाकाम हो रहे हैं और तकरीबन 98%, 98% डेथ्स हो रही हैं उन पेशेंट्स की जो कि वेंटिलेटर पे हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है। ये लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, वहां ब्लॉकेज कर देता है और फिर जब आप वेंटिलेटर से प्रेशर डालते हैं ऑक्सीजन तो वो फट जाते हैं और उससे और डैमेज हो जाता है। तो वेंटिलेटर से ज्यादा नुकसान हो रहा है फायदा होने के बजाय। यहाँ पर इन पेशेंट्स में कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा, वो प्लाज्मा जो कि जिन लोगों को ये हो चुकी है बीमारी, उससे रिकवर किए हैं, उनके खून से प्लाज्मा निकाल कर और वो फिर अगर दिए जाए दूसरे पेशेंट्स को जो टर्मिनल पेशेंट्स हैं तो वो बहुत मुफीद हो सकता है। और कई हॉस्पिटल्स में इसको मगरिब में भी इस्तेमाल हो रहा है, आमतौर पे यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी वगैरह में, और पाकिस्तान में भी जो इस्तेमाल हुआ है तो कामयाबी से हुआ है। शुरू में मसला ये था कि प्लाज्मा इतना आएगा कहाँ से, लेकिन अब क्योंकि तादाद पेशेंट्स की ज्यादा होती जा रही है तो इस वजह से प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, सिर्फ टर्मिनल पेशेंट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत शिद्दत जहां पे पहुंच चुकी है। वरना बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए या तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जो मौजूदा ड्रग्स हैं, नए ड्रग्स को तो भूल जाइए, वो तो 10 साल लगेंगे और कई अरब डॉलर खर्च होंगे R&D एफर्ट में, तो वो तो आ नहीं सकते। वैक्सीन भी 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने दूर है। तो आपके पास जो चारा रह जाता है वो ये एग्जिस्टिंग ड्रग्स का रह जाता है जिसपे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और या फिर आप कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा को इस्तेमाल करें, या लेकिन सबसे बेहतर ये आप मीडिया के अंदर इसको बार बार हमारे सारे चैनल्स को जोर देना चाहिए कि आप अपने सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करें, आप अपने वालिदैन, आप अपने सास दूसरे, अपने बुजुर्ग, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं। तो एक वजह जो पाकिस्तान में अमवात की शरह की कमी की एक ये है कि हमारे यहाँ एवरेज एज जो पाकिस्तान में है वो 32 है। एवरेज एज ऑफ पाकिस्तानी इज 32, यानी कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से शरह अमवात जो है आपको कम दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादा अफेक्ट जो हो रहे हैं वो बड़ी उम्र के लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं, और खास तौर पे उससे सिर्फ लंग्स ही कोलैप्स नहीं होते बल्कि किडनी, हार्ट अटैक्स, ब्रेन थ्रोम्बोसिस, हर सारे ऑर्गन्स का फेलियर ये कॉज करता है वायरस। तो इस वजह से आप अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करें, सिर्फ अपने वालिदैन को प्रोटेक्ट करें, अपने बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करें और एहतियात रखें ताकि सारा घराना प्रोटेक्ट हो इससे। इसको आपको मीडिया चलाना पड़ेगा, इसका कैंपेन्स। जी, कोशिश यही है तमाम की, और मीडिया तो सर एज यू सीन के जैसे जो हमारे पैरामेडिक्स हैं उन्हीं की तरह वी डू नॉट हैव वेकेशंस, मतलब मीडिया इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो हम खैर ख्याल रख रहे हैं, लेकिन एज सच हम आ रहे हैं और हम इसकी कोशिश भी यही है ताकि अवाम एटलीस्ट इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके अबाउट दिस एलियन वायरस। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब, अभी जो आपने जैसे अभी बात की है, ये तो म्यूटेशन जो हुई है उससे ये वायरस इन योर पर्सपेक्टिव सर कितना तब्दील हुआ है, क्या कुछ इसमें तब्दीलियां आई हैं, और साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि ये जो लॉकडाउन की फिजा कुछ हद तक अभी हमारे यहाँ भी कायम है, बल्कि सूबों में तो है ही मोर और लेस, सूबों ने तो फैसला भी यही किया है इन प्रिंसिपल। तो ये बताइएगा सर कि ये कब तक फिर हमें इस तरह से इसी फेज में रहना पड़ेगा, या ये जो एक सिचुएशन इस वक्त प्रिवेलेंट है कितना आप इसको आगे और फोरसी कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस रफ्तार से बढ़ रहा है जी। एक अंदाजे के मुताबिक जो WHO ने पहले अंदाजा लगाया था कि तकरीबन 2 लाख पेशेंट जुलाई के वस्त तक हो जाएंगे, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कहीं ज्यादा होंगे, और ये जुलाई में और अगस्त में इसकी तादाद 4 या 5 लाख तक पहुंच सकती है।
और वहां पे पीक आती है या स्टैटिक हो जाती है, ये डिपेंड करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग आपकी किस हद तक कामयाब होती है और इससे पहले ये घटना शुरू होता है। तो ये मामला जो है ये 2-3 महीने में खत्म होने वाला नहीं है, ये 4 से 6 महीने इसको लग सकते हैं इससे पहले कि ये कंट्रोल में आए। और ये जो क्रिटिकल पीरियड जो है जो जून जुलाई अगस्त का, इसमें आपके हॉस्पिटल जो है ये ओवरफ्लो हो सकते हैं और बड़ा मसला पैदा हो सकता है कि वो टेक करें। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और पीटीआई का हेल्थ कार्ड में जो फंड्स हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए, ताकि वो उनको पेमेंट्स कर सकें, खासतौर पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो एक बहुत अहम पहलू है, इसके जो एक्शन के ऊपर बहुत दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि इस तरह का वायरस दुनिया में पहले कहीं आया नहीं है। इस फैमिली के वायरसेस तो 1960 से नोन है, ये कोरोना वायरसेस की जो फैमिली है, लेकिन जो इसके मोहलिक वैरायटीज हैं वो 2003 में चाइना में और फिर 2012 में सऊदी अरब में जद्दे में डेवलप हुए थे, लेकिन वो फिर खत्म हो गए थे। उनमें इतनी वेरियुलेंस नहीं थी, फैलने की वो ताकत नहीं थी जो इसके अंदर है। तो इसके लिए आपको जो ये हुकूमत की पॉलिसी है, जो लॉकडाउन की बात करी आपको, तो हमें पॉलिसी यही रखनी पड़ेगी, एक सेलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी रखनी पड़ेगी, हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां सख्ती करनी पड़ेगी, और वहां पे लेकिन अगर गरीब जगहों पे हॉटस्पॉट्स हैं तो खाने का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा कि वहां पे लोगों को घर खाना मिल सके। तो हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा। सही, लेकिन आप पूरी तरह खोल नहीं सकते इसको कि हर्ड इम्यूनिटी पे जैसे स्वीडन कर रहा है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं आवाम की फलाह के लिए, उनको और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने पॉलिटिशियंस की या हमारी जो सियासी जमातें हैं, तो उनका जो काम है वो उस तरह से करते हुए दिखाई नहीं देते। रहमान, मैं इसी पे आपसे चाहूँगी कि बात करूँ, दीगर मुल्कों में हम देख रहे हैं कि सारा जो फोकस है वो इस वक्त कोविड-19 पर है, क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, इस पर बात हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ बात हुई 18वीं तरमीम को लेकर, तो हमने देखा कि जंग का सा समा पैदा हो गया, क्योंकि तमाम जो सूबे हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जहां ये इख्तियारात सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, वहां अगर तनकीद की जाती है तो वो ये तनकीद सुनने को तैयार नहीं है। और बजाय इसके कि जब ये तमाम लोग मिलकर बैठे रहमान और आवाम का सोचे कोविड-19 से किस तरह निमटना है, ये सोचे, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला दिखाई देता है। अभी भी इतने बड़े एक इशू पर सियासत की जा रही है, आप इसको बहसियत सहाफ़ी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो कोरोना वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन का मैं एक छोटी सी जरा मिसाल दूंगा, मेरा ख्याल है शायद उससे जरा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए कि जब किसी के घर में आग लगी हो तो जो सबसे पहली जो तरजीह होती है वो आग बुझाना होनी चाहिए। घर का पेंट बाद में किस रंग का करना है और घर में जो है वो बाद में आपने दरवाजे और खिड़कियां जो है वो कहाँ बनाने हैं रिकंस्ट्रक्शन में, वो मेरा ख्याल है तमाम के तमाम जो सवाल है वो सानवी होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो फोकस जो है वो आग बुझाने के ऊपर होना चाहिए, जिसे फायर फाइटिंग कहते हैं। तो अभी ये वक्त, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, बतौर सहाफी मैं समझता हूँ कि ये फायर फाइटिंग का वक्त है, और इस फायर फाइटिंग के मौके पर ये जो लड़ाइयां हैं, ये इन लड़ाइयों का वक्त नहीं है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हुकूमत को भी सोचने की जरूरत है कि क्या इन इश्यूज को छेड़ने से या क्या इन इश्यूज पर एक बहस का आगाज करने से, क्या इससे जो हमारी लड़ाई है या जो हमारी सिमत है, क्या उसके अंदर जो है वो क्या हमें फायदा हो रहा है। आप टेम्परेरी मेजर जरूर ले सकते हैं, आप दूसरों को एतमाद में लेकर जो है वो ये तमाम तरह इक़दाम जो है वो उठा सकते हैं, मगर जब आप इस मामले पर जो है वो सियासत छेड़ने की कोशिश करेंगे या ऐसे इश्यूज को छेड़ने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आपको बड़ा कंसेंसस चाहिए, तो वो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम होगा। रही बात 18वीं तरमीम की, उस पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कानून है, किसी भी वक्त बात हो सकती है, लेकिन ये शायद वक्त नहीं है इन चीजों का। हुकूमत का सबसे बड़ी जो तरजीह है वो इस वक्त फायर फाइटिंग होनी चाहिए। आग बुझा ले, आग बुझाने के बाद जो है वो फिर ये सारे के सारे मामला जो है वो इसके लिए बहुत टाइम पड़ा होगा, बहुत टाइम होगा विफाक के पास कि वो 18वीं तरमीम पे बात कर सके, बहुत टाइम होगा सिंध के पास कि वो बात कर सके कि सूबों को उनका हक मिल रहा है या नहीं मिला। बतौर पाकिस्तानी, बतौर साफी,
मेरी तो सिर्फ एक ही तरजीह मुझे इस वक्त नजर आती है जो हुकूमतों की होनी चाहिए, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, चाहे वफाकी हुकूमतों के, इस वक्त जो है वो सबसे पहली तरजीह इस आग को बुझाना है। इस आग को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल करने के बाद जो है वो मेरा ख्याल है फिर ये तमाम के तमाम बाकी काम हो जाएंगे। अच्छा, और इनके लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हाँ, वेल सेड, बिल्कुल। ये मजहर साहब, ये तो एक लार्जर ओपिनियन जो आप देखते हैं, कोई इंसान भी अगर ए पॉलिटिकली इस चीज को देखे तो उसका यही ख्याल है जो अभी रहमान भी कह रहे थे। बट मजहर साहब, ये जो SOPs वाली बात है, वही गुजारिश आपसे फिर से कि ये वायलेशन वगैरह, आप एज अ पेरेंट बॉडी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर, आप क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? क्योंकि ये जाहिर है कि तमाम एंटिटीज भी आपके अंडर आती हैं। SOPs की वायलेशन, जिसके ऊपर हमने देखा कि सम डेज अगो मियां असलम इकबाल ने काफ़ी उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने सख्त प्रेस टॉक की, इस बात पे बड़ा डिसअपॉइंटेड नजर आए। फिर कराची में भी हमने कुछ सिमिलर किस्म की चीज़ें देखी, ज़ैनब मार्केट वगैरह में, फिर सील करना पड़ा। तो ये बताइएगा कि अगर आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि हमने इसके साथ सर्वाइव करना है, तो क्यों ना हम कंप्लायंस दिखाएं? देखिए, इसमें ये बड़ा बात समझते, उसकी वजह ये है कि आपका लॉकडाउन चूंकि इतने दिनों से था और लोग घरों पर बैठे हुए थे, तो आउट ऑफ डेस्परेशन लोग निकल के भरपूर तरीके बाहर गए। मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के अंदर, ये 2-4-5 दिनों के अंदर ये चीजें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने SOPs की बात की है, डिफरेंट रिटेलर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कराची की बात करूंगा, तो उन्होंने आज डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी यही कहा है कि हमसे रिक्वायरमेंट थी कि हमारे नंबर, हम सैनिटाइजर्स रखेंगे, हम डिस्टेंस के अपने चीजों को बेचेंगे। उनका कहना यह है कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन अगर एक साथ 10-10 और 15-15 लोग जाते हैं तो हम उसको किस तरह कंट्रोल करें, इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। तो हमारे पास अगर आप रिटेल लेवल लेते हैं, जो कि उसी सेक्टर के लोग जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो वहां पे उनको एजुकेट करने की जरूरत है। और वहां के जो लोकल बॉडीज हैं, उन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्टिव होना पड़ेगा इस चीज को इंश्योर करने के लिए। बात वही आ जाती है, हमें लोगों को एजुकेट करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेजर है। हमने सिर्फ अपनी मदद नहीं करनी, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन की इस वजह से हम अपने पूरे खानदान पे कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मजहर साहब, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान में एक जो बहुत ज्यादा बहस हो रही है जब कोविड-19 का जिक्र किया जाता है, तो वो है टेस्ट कैपेसिटी। कहा यह जाता है कि हमारे पास जो हमारे जो आवाम हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरोना से मुतासिर हैं, लेकिन चूंकि वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। क्या आप ये समझते हैं कि बात बिल्कुल सही है? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मुतासिर हैं, सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। और फिर ये टेस्ट कैपेसिटी अब जितनी बढ़ाई गई है, आप क्या समझते हैं कि मजीद गुंजाइश है? 20-25 हज़ार टेस्ट कहा जा रहा है कि अब रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान भर में हो रहे हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में? जी शुक्रिया। बात यह है कि WHO ने ये रिकमेंड किया है कि कम से कम 1% ऑफ द पॉपुलेशन को टेस्ट करना जल्द से जल्द जरूरत है। यानी कि 22 करोड़ अफराद हैं तो 22 लाख आपको टेस्ट करने चाहिए। और ये जो है आप इस वक्त जो कर रहे हैं टेस्ट, वो 10-12 हज़ार टेस्ट तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। कैपेसिटी आपकी 20-25 हज़ार की है, लेकिन उस कैपेसिटी तक भी नहीं पहुंच पाए। तो आपको इस पे हंगामी तौर पे इस पर जोर देना पड़ेगा कि टेस्ट कम से कम 1-1.5 लाख टेस्ट रोजाना करें। और ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। एक तो पूल टेस्टिंग होती है, और ये मैंने रेकमेंड किया था, गवर्नर पंजाब का भी मेरे पास फोन आया था तो मैंने रेकमेंड किया था, और फिर ये शौकत खानम मेरे हॉस्पिटल में ये इंट्रोड्यूस हो गया है कि अगर 100 टेस्ट करने हैं तो 100 एक एक करके ना करें, बल्कि 10-10 को कंबाइन कर लें, उनका कुछ सैंपल्स कंबाइन कर लें और फिर 10 को टेस्ट करें, और फिर जिस ग्रुप के अंदर कोई पॉजिटिव आए उसको फिर इंडिविजुअली टेस्ट करें। तो इस तरह जो अगर आप 10,000 टेस्ट कर रहे हैं आज, तो कल जो है एक दिन के अंदर ये आप 70 या 80 हज़ार पे पहुंच सकते हैं, कोई इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और इन्हीं टेक्नीशियंस के साथ। तो ये पूल टेस्टिंग जो है ये एक आम तरीका है जो दुनिया में अडॉप्ट किया गया है और इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ भी समझ में नहीं आता क्यों नहीं कर रहे, बहुत आसान है। मैंने एक लेबोरेटरी कायम की है
कराची यूनिवर्सिटी में, जिसमें बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटी है, वहाँ भी बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ भी हमने पूल टेस्टिंग शुरू कर दी है, जैसे शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल में हो रही है। दूसरा एंटीबॉडी टेस्टिंग। एंटीबॉडी टेस्टिंग में आपको कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक छोटा सा सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, एलाइजा कहलाता है, उससे आप खून का टेस्ट जरा सा करते हैं और 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है। ये जो दूसरी जो PCR मशीन है, इसमें आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं रिजल्ट्स आने में। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग की तरफ फौरन जाना चाहिए। वो 1 लाख टेस्ट आप रोजाना कर सकते हैं, खासतौर पे जो रैंडम टेस्टिंग है। अभी तक रैंडम टेस्टिंग तो आपने की नहीं है, आप सिर्फ उनकी टेस्ट कर रहे हैं जिनमें सिम्टम्स होते हैं और आपके पास आते हैं। आपको देखना कि कितने लोगों में एक्चुअली ये हो चुका है और जिनमें सिम्टम्स हो या ना हो, लेकिन हो कितने परसेंटेज में हो चुका है, उसके लिए आपको रैंडम टेस्टिंग बहुत करना बहुत, वो आपने अभी तक शुरू नहीं करी। तो इसमें बहुत गुंजाइश है, हमें फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे इसको दोनों चीज़ों को, एक तो पूल टेस्टिंग की तरफ जो PCR मशीन्स पे हो रही है, और दूसरी जो है एंटीबॉडी टेस्टिंग की तरफ जो कि आप रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी तरफ फौरी तौर पे जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि हम कहाँ हैं, पीक कब आएगी, कब तक। ये प्लानिंग आपकी सही तरीके से नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास डेटा सही नहीं हो। तो अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है कि क्या एक्चुअल सूरत हाल है। 30,000 लोग मुब्तला हैं या 3 लाख लोग आज मुब्तला हो चुके हैं, कोई पता नहीं है हमें। डॉक्टर साहब, एक मुख्तसर अगर आपसे जान सकें कि ये फरमाइएगा, एक कंस्पिरेसी थ्योरीज भी इस हवाले से जो हैं, जो शुरू से ही स्टार्ट हो गई थी कि जी ये लैब मेड भी हो सकती है, ये कोरोना वायरस लैब मेड हो सकता है। आपकी प्रेजेंस से मुस्तफीद होते हुए आपका इसमें क्या व्यू है, और इसकी वजह से क्या जो ग्लोबल कंसर्टेड एफर्ट्स इस वायरस के खिलाफ होनी चाहिए, क्या वो तो हिंडर नहीं हो रही? जी, बात यह है कि क्या ये मुमकिन है कि ये वायरस को लेबोरेटरी में क्रिएट किया जाए? उसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि एक नया टेक्निक चंद साल से आया है जिसको CRISPR-Cas कहते हैं। ये जीन एडिटिंग टेक्निक है, जिसमें आप किसी चीज के जेनेटिक स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो जो नई जो चीजें बनती थी, जिसमें लाखों साल लगते थे एवोल्यूशन के जरिए, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो जानवर हो, अब आप लेबोरेटरी के अंदर जेनेटिक एडिटिंग के जरिए हफ्तों में वो बना सकते हैं। तो मुमकिनात में से यकीनन है। सवाल ये है कि ये चाइना ने किया है या अमेरिका ने किया है, क्या ये? तो अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंस है वो तो यही है कि ये वुहान में कुछ बैट्स में, कुछ चमगादड़ों से ये शुरू हुआ, जानवरों में ट्रांसफर हुआ, फिर जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ। ये जो है, दिस इज जो ज्यादातर साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन मुमकिनात में से यकीनन ये हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की एक लेबोरेटरी है मैरीलैंड में, जहां अगस्त 2019 में एक बड़ा वायरस लीक हुआ था, जिसके बाद ये डेट्रिक लेबोरेटरी है जिसमें लीक हुआ था, तो वो बंद कर दी गई थी, वहां डिफेंस का काम हो रहा था। अक्टूबर में एक बड़ा कंटिंजेंट गया था 280 स्पोर्ट्स का, वुहान, अमेरिकन स्पोर्ट्समैन का, मिलिट्री स्पोर्ट्समैन का वुहान गया था, जिनमें से एक भी मेडल नहीं जीता था। और चाइनीज का ये कहना है कि उन लोगों ने ये प्लांट किया है वहां पर और इस वजह से वहां आया है। तो ये सब दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, लेकिन जो हमारा साइंटिफिक ओपिनियन है वो यही है कि ये नेचुरल है और ये शुरू हुआ है चमगादड़ों से और फिर जानवरों में गया और फिर अमेरिका और दूसरी जगहों पे, चाइना में दूसरी जगह फैला। अभी तक कोई साबित नहीं हो सका कि ये सिंथेटिक है, लेकिन सिंथेटिक हो सकता है। हाँ, अच्छा मजहर साहब, ये आप बता दें कि जो SOPs के हवाले से जो इससे कबल सवाल था, सिर्फ एक आपसे गुजारिश है, ये बता दें कि क्या ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल सैनिटाइजर्स, मास्क ये अपनी जगह, लेकिन जितने लोग आप एक टाइम पे केटर करते हैं एक दुकान में, उसको तो हम लोग कम से कम अपने SOPs के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं, और ये तो दुकानदारों पे एटलीस्ट जिम्मेदारी आयद हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस्लामाबाद में बहुत अच्छे जो सुपरमार्केट्स हैं वो ये बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चॉकिंग कर रहे हैं, ताकि उस फासले पर लोग अपने आप को इंश्योर करें कि वो खड़े हैं एक दूसरे से दूर। जी बिल्कुल, कराची में भी ऐसा ही है और दूसरे शहरों में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की सुपरमार्केट्स हैं, वहां पे उन्होंने उसके स्प्रे कैन्स भी लगाए हुए हैं, उसके साथ उन्होंने मार्किंग की हुई है कि 4 लोग अंदर, 4 लोग बाहर आते हैं। ग्लव्स और सैनिटाइजर्स जो हैं वो सुपरमार्केट्स दे रही हैं, लेकिन जो मसला है वो मसला है उन इलाकों के अंदर जहां पे सुपरमार्केट्स नहीं है बट रिटेल गवर्नमेंट ने खोल दी है, जो 5 बजे तक खुली हुई है। तो वहां पे जो इस वक्त रश है, क्या ईद का मौका है, लोग, मैं नहीं समझता था कि इतने बाहर आएंगे, लेकिन अगर आप, जैसा कि आपने अभी जहर मार्केट का बात की थी,
कि वो लोग वहां पे आ गए, या तारिक रोड है तो लोग वहां पे भरपूर तरीके से बाहर आ गए। तो मकसद तो यही है कि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है ग्राउंड के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज से अंदर लेके जाएं। लेकिन जहां पे एक शटल खुला हुआ है सिर्फ 10 के, वहां पे 10 लोग खड़े हो जाते हैं। कोशिश तो यही कर रहे हैं। बात वही आ जाती है कि इन लोगों को मुसलसल एजुकेट करने की जरूरत है कि इसमें आप अपने आप को डिस्टेंस करें और ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जाएं। इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो 15-20% इंक्रीज हो गई ओवर नॉर्मल टाइम। ऑनलाइन जो वैसे भी जो शॉपिंग है उसका रुझान पाकिस्तान में पहले तो कम था, लेकिन अब आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि इसमें मजीद इजाफा होना चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके। रहमान से बिल्कुल आखिरी हमारे पास मिनट है। रहमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या समझ रहे हैं WHO की जानिब से जो कहा गया है, ये पाकिस्तानियों के लिए कितना मुश्किल होगा इस तरह से कोविड-19 के साथ जिंदगी गुजारना, क्योंकि यहाँ तो रवैये उस तरह के दिखाई नहीं देते हैं कि इसके साथ जिंदगी बसर की जा सके। इस रवैये को जारी रखते हुए कितना मुश्किल होगा और इसको आसान किस तरह से बनाया जा सकता है? रहमान, देखिए वेरी ब्रीफली मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हुकूमत का जो काम होता है सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं होता, बल्कि हुकूमत का जो असल चैलेंज होता है वो उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराना होता है। एंड दैट इज द चैलेंज फॉर गवर्नमेंट। के हुकूमत अगर SOPs बनाती है तो हुकूमत उन SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। हम बाहर के मुल्कों से मुवाजने जरूर कर रहे हैं कि फलां लॉकडाउन उठा रहा है, फलां लॉकडाउन उठा रहा है, मगर हम ये मुवाजना नहीं कर रहे कि वो किस हिकमत अमली के तहत जो है वो ये लॉकडाउन उठा रहे हैं और वो फिर इस लॉकडाउन उठाने की जो हिकमत अमली है उसको किस तरह से इंश्योर करें। मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप लॉकडाउन अगर उठाना चाहते हैं तो आप जरूर उठाएं, मगर उस लॉकडाउन को उठाने के लिए जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद कराना लोगों पर या ताजरों पर ना छोड़ें। उसमें हुकूमत भी जो है वो बराबर की शरीक है, हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है उन SOPs पर अमल दरामद कराने। सही, राइट। इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। वेरी ग्रेटफुल टू द जेंटलमैन, इंडीड अ थॉटफुल डिस्कशन जो आज हमने किया, डॉक्टर अताउर रहमान, मजहर नासिर साहब और रहमान अजहर साहब। नाजरीन, हमारी कोशिश यही थी कि हम इस वक्त एनकम्पास करें तमाम रियलिटीज को जिसके हवाले से आज हमने इस डिस्कशन के थ्रू बात की। बिल्कुल जी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।